Hello students, in today's video we will discuss about chapter first of macroeconomics of class 12th, and as you all know that we have completed our first part of this chapter in previous video. In this video we will proceed to its second part. Okay, so here we go. तो बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, +2 में लगती है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन इसका नाम है और इसका आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों की स्टडी करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो हम लोग आगे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी रिलेटेड कोई भी मैटर है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब एक पूरी होल इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मानते हुए उस सिंगल यूनिट की स्टडी की जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर उस सिंगल यूनिट के होते हैं। सपोज़ नेशनल इनकम होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, तो ये जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं ये एक होल इकोनॉमी के होते हैं। ठीक है, तो जब होल इकोनॉमी के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो पार्ट बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो शुरू करें। तो सबसे पहले थ्योरी दिख रही है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लीडिंग इश्यूज, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किन किन इश्यूज से रिलेटेड स्टडी करते हैं, कौन कौन से इश्यूज को टैकल करते हैं, उनके कुछ इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्रीगेट है जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, वो है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। किसी भी एक कंट्री की, किसी भी एक इकोनॉमी को नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाए, कौन कौन से मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते वक्त कंसीडर किए जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें इंक्लूड किया जाता है, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से एक्सक्लूड किया जाता है। तो जब एक पूरी प्रोसेस से गुजरते हुए जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस नेशनल इनकम को कैसे सिग्निफाई किया जाता है, उसे पढ़ने के भी बहुत तरीके होते हैं। नेशनल इनकम सिर्फ एक करंट ईयर की नहीं निकलती है, जितने भी पास्ट ईयर हैं उन सबकी नेशनल इनकम कैलकुलेट हुई है। ठीक है, अब उसमें होने वाली परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज डिक्रीमेंट को ही ग्रोथ की रेट बोलते हैं। जिसे जीडीपी में ग्रोथ कैसे मॉनिटर करते हैं उसे अदर वर्ड्स में वैसे भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीगेट, सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो इसकी थ्योरी है इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स related aggregates like GDP. In other words, how national income is to be calculated in an economy, what are its method and what are its ways and what are its precaution, all the things we study in macroeconomics. यानी कि नेशनल इनकम को निकालने के कौन कौन से मेथड होंगे, नेमली 3 मेथड्स होते हैं अपना, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन 3 मेथड से किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। इन तीनों मेथड के ही कुछ अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, तीनों मेथड के अलग अलग प्रिकॉशंस होते हैं, तीनों मेथड की अपनी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। सबसे अप्रोप्रिएट माना जाता है एक्सपेंडिचर मेथड को। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना हमारा 4th चैप्टर बनेगा। ठीक है, तो 4th चैप्टर में हम लोग नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। इस पार्ट के अंदर हम लोग सिर्फ यही सीख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किन किन एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीगेट है जिसकी हम स्टडी करते हैं, उसका नाम है नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। वट आर द मेथड to calculate national income of an economy and its related aggregates. Okay, so this is the first point. Now we move to the second point. Second point is theory of employment. Macroeconomics study the theory related to unemployment. It explains the cause of unemployment and suggestion to remove the unemployment. Look students, एक इकोनॉमी के अंदर अगर हमें ग्रोथ चाहिए, अगर हमें चाहिए कि हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट के पाथ पे स्पीड से मूव करे, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक इकोनॉमी में जितने भी पीपल हैं, जितने भी इंडिविजुअल पर्सनस रह रहे हैं, उन सब के पास इनकम का कोई ना कोई सोर्स हो। अब भले ही वो जितने भी पर्सन है, भले ही वो अपना खुद का बिजनेस करें, अपनी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी एंगेज करें, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड रहें, कुछ भी करें, कैसे भी करके उनका इनकम का कोई सोर्स होना चाहिए। लेकिन कुछ बैकवर्ड कंट्रीज़, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया होता है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम मेनली रहती है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम मेनली रहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर ऐसे लोगों की नंबर, ऐसे लोगों का प्रपोर्शन काफ़ी ज़्यादा है जो कोई भी काम नहीं करते हैं, जो रिमेन अनएम्प्लॉयड है, जो अपनी डेली बेसिस, अपनी डेली नीड्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। मान लीजिए एक इकोनॉमी के अंदर
एम्प्लॉयमेंट रेशो 40% है। अब 40% ये सिग्निफाई करता है कि एक इकोनॉमी का पार्टिसिपेशन रेट जीडीपी के अंदर 40% है, यानी कि उस कंट्री की जीडीपी जितनी भी अप्रूव हुई है वट एवर इन नंबर्स, वो खाली 40% उस इकोनॉमी में सिर्फ 40% लोग हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर एंगेज हैं और जो इनकम अर्न कर रहे हैं। अब सपोज़ कीजिए ये पार्टिसिपेशन रेट कैसे भी इंक्रीज़ होता है, ये 40 से 42, 50, 60 अगर इंक्रीज़ होता जाएगा परसेंटेज में, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं उनका प्रपोर्शन भी तो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर उनके वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो फाइनल स्टेज है वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे है कि इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ किया जाए। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा तो लोगों की इनकम अर्न की कैपेसिटी है वो भी तो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब लोग इनकम ज़्यादा अर्न करेंगे तो अपनी वांट्स एंड अपनी जितने भी वांट्स या फुल विशेज़ होंगी उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास ज़्यादा इनकम होगी और मार्केट में ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर इकोनॉमी के अंदर अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसको फुलफ़िल करने के लिए जो सप्लाई है वो भी प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे। प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एक इकोनॉमी के अंदर कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस किया जाए, कौन-कौन से मेथड इम्प्लीमेंट किए जाएँ जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो, ये सब जितनी भी मेरी थ्योरी होती है इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये एक पूरी कंट्री से रिलेटेड होती है, इस वजह से हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये भी मेरा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरा आता है थ्योरी ऑफ मनी। क्रिएशन ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिंक टू इट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इन रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है कि एक इकोनॉमी के अंदर मनी का सर्कुलेशन कितना है। अगर इन अदर वर्ड्स अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं तो एक इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई को इसलिए मॉनिटर किया जाता है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रोसेस हो रही है या डिफ्लेशनरी प्रोसेस हो रही है। इन दोनों प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए ही एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को देखा जाता है। ठीक है, सपोज़ कीजिए आज हम लोग सुनते हैं कि इकोनॉमी के अंदर महंगाई है वो काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि जो मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट अपनी रिक्वायरमेंट से एक्सेस के अंदर मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर। अगर हम ये बात करें कि इकोनॉमी के अंदर तो डिफ्लेशन चल रहा है और हर चीज़ मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करूँ कि तो हर चीज़ के रेट हैं वो गिर रहे हैं, मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो मनी का सर्कुलेशन है वो रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम है। ठीक है, तो अब ले दे के बात जो आ रही है वो तो सिर्फ मनी पे ही आ रही है ना। जितना भी कोर सेंटर बन रहा है स्टडी का वो तो मनी बन रहा है। तो इसके लिए मनी को स्टडी करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी का इकोनॉमी में आती कहाँ से है, उसे कौन सप्लाई करता है, उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, वो रेगुलेट करे वो कैसे होती है, अगर मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ कैसे किया जाए और डिक्रीज़ कैसे किया जाए। तो इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज होते हैं उससे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो मनी के सप्लायर होते हैं। एक कंट्री का सेंट्रल बैंक मनी का सप्लायर होता है और एक कंट्री की गवर्नमेंट वहाँ की मनी सप्लायर होती है। आरबीआई जैसे इंडिया के अगर रेफरेंस में बात करूँ तो इंडिया के अंदर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मनी की सप्लाई करता है। हमें पता है कि उसको अथॉरिटी है नोट इशू प्रिंटिंग करने की। ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, अब क्रेडिट क्रिएशन की क्या प्रोसेस होती है, उसे किस तरह से एक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे 5th चैप्टर में। वहाँ पे बैंकिंग हमारा एक अलग से चैप्टर लगेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि थ्योरी ऑफ मनी के अंदर 3 सप्लायर होते हैं मनी के। पहला तो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, दूसरा वहाँ की गवर्नमेंट और तीसरा वहाँ के कमर्शियल बैंक्स। तो ये कौन सिस्टम से इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई करते हैं, कैसे मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे, कैसे मनी की सप्लाई को डिक्रीज़ करेंगे। तो ये जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं ये सब थ्योरी ऑफ मनी में ही हम लोग पढ़ते हैं। ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। ठीक है, फिर आता है डी पॉइंट। डी पॉइंट कहता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। इट मीन्स इट ट्रेवल द ट्रेंड पाथ ऑफ जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। एक इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल कितना है। सपोज कीजिए जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ होती हैं ना उन सब कमोडिटीज़ का एक एवरेज प्राइस निकाला जाता है। उस एवरेज प्राइस को ही बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। अब
उस एवरेज प्राइस को निकालने के अंदर उन सभी एसेंशियल कमोडिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जिनका कंजम्पशन सोसाइटी के हर सेक्शन के लोग करते हैं। पुअर सेक्शन के लोग भी करते हैं, मिडिल सेक्शन के लोग भी करते हैं और रिच सेक्शन के लोग भी करते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए वीट, राइस, सॉल्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं एसेंशियल टू लाइफ हैं। अगर कोई कितना भी रिच पर्सन होगा वो भी इन्हें कंज्यूम करेगा और पुअर से पुअर पर्सन होगा वो भी इन्हें कंज्यूम करेगा। अब वो प्राइस लेवल निकाला क्यों जाता है? रिच पर्सन है वो तो कहीं से भी, उसके पास कोई मनी की कोई फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो कैसे भी परचेज कर लेगा। लेकिन प्राइस लेवल अगर हमारे सोसाइटी के पुअर सेक्शन के रीच से अगर बाहर है तो वो लोग तो कंजम्पशन इन सब चीज़ों का कर ही नहीं पाएंगे। अगर वो कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे तो स्टारवेशन और हंगर के कारण उनकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसा तो इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए ना। हमारा इकोनॉमी का मेन वेलफेयर ही, हम इकोनॉमिक्स पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि सोसाइटी का वेलफेयर कैसे किया जाए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व सॉर्ट आउट किया जाए। अब जनरल प्राइस लेवल उतना होना चाहिए जो सोसाइटी के पुअर सेक्शन के लोग हैं उनकी रीच के अंदर हो। उनकी रीच के अंदर होगा तो वो भी अपनी डेली बेसिस की जितनी भी नीड्स होती हैं कंजम्पशन की, गुड एंड सर्विसेज की, उनको फुलफ़िल कर पाएंगे और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो इसीलिए जनरल प्राइस लेवल की स्टडी होती है। अब इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप तो होता है इकोनॉमी के अंदर महंगाई या इन्फ्लेशन की रेट क्या है, और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आ रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर गुड एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं है, लोगों ने कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करना बहुत कम कर दिया। तो ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं, दोनों ही हार्मफुल होते हैं इकोनॉमी के लिए। हमारे आगे चैप्टर बनेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, शायद 9th चैप्टर है हमारा जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप से रिलेटेड है। तो इनकी स्टडी हम लोग तब करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये एक पॉइंट है कि इसकी भी स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, फिर आता है ई पॉइंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट। Macroeconomics study how government budget impact the level of economic activity in the economy। देखिए, गवर्नमेंट बजट भी मेरा एक चैप्टर है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स +2 में। गवर्नमेंट बजट जो है वो एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे हैम्पर करता है, कैसे उसे चेंज करता है, कैसे उसे इन्फ्लुएंस करता है। गवर्नमेंट बजट के इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होते हैं। अगर कोई इकोनॉमी है जो मिक्स्ड इकोनॉमी है या सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट बजट के इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। हाँ, कोई मार्केट इकोनॉमी है या फ्री इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, उन कंट्रीज़ के अंदर बजट का इतना रोल नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो तो मिक्स इकोनॉमी है ना, तो ये टाइप ऑफ इकोनॉमी हम लोग +1 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट बजट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उससे कैसे इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस होती है, कैसे चेंज होती है, ये सब भी हम मैक्रो इकोनॉमी से पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर एक आगे आएगा, शायद 11वां चैप्टर है वो, शायद इसी से रिलेटेड है, हम लोग तब पढ़ेंगे। फिर आता है एफ पॉइंट, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज़ मैनेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, एक कंट्री के अंदर एक्सचेंज रेट कैसे मैनेज किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट है उसे कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक कंट्री के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की रिसिप्ट और पेमेंट्स होती हैं। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इसका मतलब एक कंट्री ने परचेज तो किया है कम और सेल किया है दूसरी कंट्री को ज़्यादा, तो इससे उस कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इंक्रीज़ हो गया। अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है, यानी कि ख़रीदा ज़्यादा है और बेचा कम है, तो इसकी वजह से कि इकोनॉमी के अंदर जो फॉरेन रिजर्व्स होंगे, उनकी जो अमाउंट है, उनका रिजर्व्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब इससे हमारे एक्सचेंज रेट पे फ़र्क पड़ता है। यानी हम लोग पर देखते हैं कि डेली रूटीन के अंदर रुपी इक्वल्स टू डॉलर जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी तो रुपी जो होता है वो अपनी जो डेंजर लिमिट होती है वहाँ तक पहुँच जाता है और कभी सेफ लिमिट में रहता है। तो एक्सचेंज रेट कंट्री की कैसे डिटरमाइन होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बनाया जाता है कंट्री का, ये जितने भी एग्रीगेट्स हैं इनको भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, so from the all above point, we can conclude some basic definition of macroeconomics, and that definition is, it can be said that briefly as a specialized branch of economics, macroeconomics focus on such issues which explain how an economy function and how can it be managed so that social welfare is maximized। ठीक है, एट द लास्ट भले ही हम किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करें, जो हमारा लास्ट फोकस होता है वो यही होता है कि सोसाइटी के वेलफेयर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हमको स्टडी करते हैं, उन प्रॉब्लम्स के अराइज होने के पीछे कौन कौन से कोजेज़ हैं, कौन कौन से रेमेडीज़ होनी चाहिए, उनके लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन इकोनॉमी में किए जाने चाहिए, इन सब की जो स्टडी होती है वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, सो फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।
अगली क्लास, अगला जो चैप्टर, अगला जो पॉइंट है इस चैप्टर का, वो लोग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सो टिल दैट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। If you have any kind of doubt, then feel free to ask me in my comment box. Okay, I will definitely answer it. Okay, bye.